हेलो एवरीवन, आई एम कन्हैया झा एंड दिस इज वृंदा एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीसैट का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, कैसे तैयारी करें। कुछ बच्चों का सीसैट का पिछले साल क्रॉस भी लग गया। 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से सीसैट को फोकस किया, पढ़ा, चीज़ों को समझा, then after this will be one of the easiest part of civil services examination। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, डिपेंड करता है आपने इसको कितने से कवर किया है, कैसे बनाया है। आज इस सेशन में आई विल गाइड यू हाउ टू टैकल पैसेज। पैसेज कैसे करते हैं, तो ये पहला सेट होगा। ओवर द टाइम आई विल ब्रिंग मोर पैसेज बिफोर यू। धीरे धीरे मैं लाता रहूंगा। पहले समझते हैं हम लोग कि कैसे एक पैसेज के साथ हमें चलना चाहिए। तो देखो, आई हैव कलेक्टेड अ पैसेज फ्रॉम यूपीएससी 2025 एग्जामिनेशन। 2025 का ये पेपर है और 2025 के सीसैट का ये पेपर है। यूपीएससी 2025 यूपीएससी पेपर है। अब आओ चलते हैं हम लोग। पहले मैं पैसेज को थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि बिना पढ़े पैसेज को आंसर करना बहुत मुश्किल है। अगेन साइड बाय साइड आई विल गाइड यू, फॉलो सम स्टेप्स। कुछ आपको स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए व्हाइल अटेम्प्टिंग अ पैसेज। कुछ स्टेप्स हैं। देखो, अगर ये स्टेप आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू मे सॉल्व द प्रॉब्लम्स विथ पैसेज। जो भी पैसेज से प्रॉब्लम आ रही है, जो स्टेप्स हैं इनको यहाँ पे बहुत आराम से समझ लेना है। Steps. Very first step, read the passage carefully. Read the passage carefully and underline key words or theme. Keywords और theme, पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है थीम को। जब भी आप सीसैट के पेपर देने जाओ, ऑलवेज टेक अबाउट 2 to 3 कलर पेन। 2 या 3 कलर के पेन लेके जाओ। जो पढ़ेंगे उसमें बता रहा हूं, ब्रिंग 2 और 3 कलर पेन। 3 तरह कलर के पेन ले जाओ। यहाँ पे आपको कलर करने हैं, ज्यादा परेशान नहीं होने। अब आओ मैं आपके साथ साथ पढ़ता हूँ। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनुरक्षण करने से इसकी वाणिज्यिक संभाव्यता, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर आजीविकाएं प्रभावित होंगी। मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम जस्ट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी विल अफेक्ट इट्स कमर्शियल पोटेंशियल एज वेल एज लाइवलीहुड डिपेंड्स अपॉन द इकोसिस्टम। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग केवल आजीविका के लिए हो या वाणिज्यिक दोहन के लिए हो, अनिवार्यता संरक्षण के लिए हो, इसके बीच परस्पर विरोध है। ठीक है। इसके बीच देयर इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग इकोसिस्टम ओनली फॉर लाइवलीहुड, फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और स्ट्रिक्टली फॉर कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन, स्ट्रिक्टली फॉर कंजर्वेशन। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। वाणिज्यिक दोहन के परिणाम स्वरूप होने वाले वनोन्मूलन से वनों पर निर्भर आजीविकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त बाढ़, गाद बनने की समस्याएं, सूक्ष्म जलवायु अस्थिरता जैसी अप्रत्यक्ष हानियां होंगी। तो इसके बाद ये कहता है कि डिफॉरेस्टेशन कॉज्ड ड्यू टू कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन विल लीड टू इनडायरेक्ट हार्म लाइक फ्लड, सिल्टेशन प्रॉब्लम्स एंड माइक्रोक्लाइमेट इनस्टेबिलिटी अपार्ट फ्रॉम adversely affecting livelihood depends on forest। नेक्स्ट है विकासशील देशों में जहां पारिस्थितिकी तंत्र, विकासशील देश जहां पारिस्थितिकी तंत्र पर लोगों की निर्भरता महत्वपूर्ण है और वाणिज्यिक दोहन से राष्ट्रीय आय में अति वृद्धि होने की संभाव्यता है, ये परस्पर विरोधी स्थितियां हैं। फिर से तो यहाँ पर these conflicts are particularly acute in developing country में बहुत acute है, where the dependence of people on the ecosystem is significant and commercial exploitation has potential to boost national income। ये पूरा चीज आ रहा है पूरे पैराग्राफ में। देखो तो सबसे पहला हमने इसको पढ़ा। अब दूसरा पॉइंट ये रखना है, कलर्स यूज करने हैं, अलग अलग कलर्स के यूज किए। अब तीसरा पॉइंट समझो क्या है, प्लेस योरसेल्फ इन वैक्यूम। अपने आप को प्लेस yourself in
वैक्यूम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप जो है वो अपने आप को दुनिया जमाना से हटा दो। यहां पर जो लिखा हुआ है दैट इज एंड, दैट इज द थिंग्स, इससे बाहर दुनिया नहीं है। हमने आज तक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो पढ़ा है वो बस इतना ही है। ठीक है, पहला चीज हुआ। जो लेखक कह रहा है बिल्कुल उसी पे स्टिक रहना है। अब आओ तीसरा लेते हैं, थर्ड पॉइंट। ये पहला स्टेप केयरफुली पढ़ना है, अलग अलग कलर से कलर करेंगे। पहली बार में कोशिश करना है एक कलर यूज करें, दूसरे बार में दूसरा कलर यूज करेंगे। तीसरा, हमें मानना है कि हम वैक्यूम में। अब चलो, वैक्यूम मतलब हम शून्य में है, जहां से हमें दुनिया जमाना से कोई मतलब नहीं है, जो है वो यही है। अब वो फोर्थ क्या है? अब फोर्थ में जो चौथा होगा, नाउ फोर्थ स्टेप इज वेरी क्लियर। चौथा फोर्थ स्टेप है ये, इज वेरी क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हियर देयर वर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिए हुए थे। नाउ अंडरस्टैंड द नेचर। क्या क्वेश्चन कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेशों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? Which of the following statement best reflects the critical message conveyed by the author of the passage? कौन सा है इसमें? Now let us check. देखो, सबसे पहले अब आते हैं फोर्थ स्टेप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इट मीन्स नाउ यू हैव टू चेक द क्वेश्चंस। पढ़ा हमने, अब और चलेंगे हम लोग आंसर। आते हैं नाउ आंसर, फाइंड आउट राइट आंसर। अब कैसे फाइंड आउट होगा? राइट आंसर, राइट आंसर। तो देखो, सही आंसर चुनने के लिए अब कुछ सब स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, रीड ऑप्शंस केयरफुली। ऑप्शंस को रीड करो, बिना ऑप्शन के पढ़े ऑप्शंस केयरफुली आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहां चलते हैं, कलर चेंज करते हैं ऑप्शंस के साथ और फिर यहां पे पढ़ते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जब कुछ लोग अपनी आजीविकाओं के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर होते हैं तो जैव विविधता के संरक्षण के मुद्दे को लेकर चिंता आवश्यक नहीं है। भाई, चिंता आवश्यक नहीं है, ऐसे वर्ड्स इसमें यूज करे हैं क्या? कहीं भी लिखा है क्या? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इश्यू टू बी वरीड अबाउट। इसका मतलब पहले ही हमें कुछ ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जो रॉन्ग है। तो सेकेंड स्टेप लेंगे, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन। एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शन, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। जो भी ऑप्शन गलत हैं उनको आप छांट दो। छांटना, दैट इज द प्रोसेस। चिंता, ये तो हर जगह चिंता ही कर रहा है भाई, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा लेते हैं, वनों का वाणिज्यिक दोहन वनों पर भोजन और आश्रय के पर निर्भर रहने वालों के मूल अधिकारों के विरुद्ध है। अब देखो, हैव यू एवर रेड द टर्म फंडामेंटल राइट यूज्ड बाय द ऑथर? फंडामेंटल राइट कहीं मिला क्या? अभी हमने पढ़ा, हैव यू एवर रेड द कंसेप्ट फंडामेंटल राइट? दोबारा भी कंफ्यूजन हो तो देख लो, देयर इज नो वर्ड फंडामेंटल राइट मेंशन्ड हियर। तो हमें फिर से ये भी मिला गलत, ये भी मिला गलत। आते हैं, आजीविका का संपोषण और पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे को तीव्र करते हैं, जिससे परस्पर विरोध और असंतुलन होता है। द सेम लाइन वी हैव आइडेंटिफाइड वंस। ऐसे ही लाइन हमने कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्बैलेंस देखा है, इसको हम लोग घेर लेते हैं। दिस वुड बी अ पोटेंशियल आंसर, परहैप्स दिस वुड बी अ राइट आंसर। अभी अपने दिमाग में हम परहैप्स के कंडीशन, शायद के कंडीशंस को लेते हैं। आगे आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का वाणिज्यिक दोहन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। भाई, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो वेयर द ऑथर हैज यूज्ड दिस एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो इस एक्सट्रीम स्टेटमेंट को कहीं यूज ही नहीं किया गया है, दैट इज बंद कर दिया जाना चाहिए। तो प्राइमा फेसी ही अगर देखें तो यू विल फाइंड कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी ऊपर मैच भी करोगे तो सेम टू सेम मिलेगा। एक और बात है, कहीं पर कंफ्यूजन हो कि सर ये वाला चीज हमको मिला नहीं, जस्ट मैच द वर्ड रिटन इन योर क्वेश्चन पेपर। इफ देयर इज रेफरेंस ऑफ दैट वर्ड इन कॉम्प्रिहेंशन, गो विद दैट। अगर आपके कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे मैच करने वाले वर्ड्स ऊपर लिखते हैं, ये भी आप इसमें लिख लो। दैट इज अनदर टिप्स फॉर
CSAT paper 6, match the keywords written in your options। तो इससे ये बन जाएगा। अब आओ आते हैं, आई थिंक तीनों हमारे कट गए, ऑप्शन A, B एंड D, सो राइट आंसर विल बी C। सीधा है। अब आओ चलें आगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। उपयुक्त, दो क्वेश्चन आए थे इसमें। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं, मतलब कि पहले एक तरह से प्री कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो रहा है इसका, प्री एजम्पशन है, तो एजम्पशन हैव बीन मेड। क्या है प्री एजम्पशन? लेखक ने कुछ देखा होगा, सोचा होगा, उसके बाद वो प्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्री एजम्पशंस। क्लियर? आओ, किसी भी देश के को राष्ट्रीय आय में अति वृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, निर्भर नहीं है। कहां पे लिखा हुआ है? नो वेयर दिस इज रिटन। वो हर बार कह रहा है कि भाई पारिस्थितिकी तंत्र पर डिपेंड होंगे, लेकिन कितना एक्सप्लॉयटेशन हो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा असमंजस है। तो फर्स्ट वन विल बी रॉन्ग। अब आते हैं दूसरा। संसाधनों से समृद्ध देशों को अपर्याप्त संसाधनों वाले देशों को के साथ अपने संसाधन बांटने चाहिए। मतलब शेयरिंग ऑफ रिसोर्स हाईलाइटेड इन दिस ऑप्शन। हैव यू एवर रेड दिस एनीवेयर? शेयर रिसोर्स, ये भी नहीं, शेयरिंग की भी बात नहीं करता है, वो तो केवल डेवलपिंग कंट्री की बात करता है। तो अगेन दिस विल बी रॉन्ग। तो कौन सा बनेगा? नाइदर सी, नाइदर ए नॉर बी। सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। यू कैन सी हियर। फिर से पैसेज में थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे तो आप गो थ्रू अगेन। ये भी बात पॉइंट नोट करो। सेवेंथ पॉइंट कि रीड द पैसेज if confusion arises this way, do this। यहां पे क्या है? विकासशील देशों में यहां पे सीधा नेशनल इनकम किसका? तो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, पार्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्री की बात हो रही है, डेवलप्ड की बात हो ही नहीं रही है। तो दिस वे फॉलो दिस मेथड, ट्राई टू सॉल्व PYQ, यू विल गेट द राइट आंसर। 7 स्टेप को फॉलो करो और पैसेज बनाने की प्रैक्टिस करो। अगर इसमें लग रहे हैं कि नहीं, स्टिल आई एम फेसिंग कंफ्यूजन, स्टिल आई एम नॉट डेवलपिंग कंसेप्ट, डेवलपिंग confidence on CSAT paper, now Vrinda Academy is open here to solve your CSAT problem, math, reasoning और बाकी जो चीजें हैं। तो CSAT will be easiest part of your examination if you follow these kind of strategy। स्ट्रेटजी को दोबारा समझ लो, करना क्या है हमें। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि पहला काम होगा पैसेज को पढ़ना है। सेकेंड, 2-3 पेन लेके जाने हैं। पहले पेन से हम पैसेज को हाईलाइट करेंगे, दिमाग में स्ट्राइक करेगा, दूसरे पेन से आंसर वगैरह करेंगे, और फिर उसके बाद अपने आप को वैक्यूम में रखते हुए केवल उसी चीज के साथ आगे बढ़ना है। तो इस तरह से पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग मोर पैसेज फॉर यू। थैंक्स।